नमस्कार, मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिया और यूके की नर्सिंग के अंदर डिफरेंस। आपकी क्या-क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्या-क्या आपके वर्किंग आवर्स होंगे और कौन-कौन से सेक्टर में आपको काम करना है। इस काफ़ी सारी चीज़ें इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्किंग आवर्स के बारे में। तो जैसे कि हम लोग इंडिया के अंदर टोटल मिला के 3 शिफ्ट में काम करते थे। मॉर्निंग शिफ्ट होती थी, इवनिंग शिफ्ट होती थी और नाइट शिफ्ट होती थी। जो मॉर्निंग शिफ्ट होती थी वो मॉर्निंग 8 ओ क्लॉक से लेके इवनिंग 2 ओ क्लॉक तक होती थी और जो अपनी इवनिंग शिफ्ट होती थी वो इवनिंग 2 ओ क्लॉक से लेके इवनिंग 8 ओ क्लॉक तक होती थी और जो नाइट शिफ्ट होती थी वो 8 ओ क्लॉक से मॉर्निंग 8 ओ क्लॉक तक होती, जो कि 12 आवर्स की होती थी। वैसे ही यूके के अंदर टोटल मिला के 2 शिफ्ट में काम किया जाता है। एक होता है मॉर्निंग शिफ्ट, एक होती है नाइट शिफ्ट। जो मॉर्निंग शिफ्ट होती है वो मॉर्निंग 8 ओ क्लॉक से लेके इवनिंग 8 ओ क्लॉक तक होती है और जो नाइट शिफ्ट होती है वो इवनिंग 8 ओ क्लॉक से लेके मॉर्निंग 8 ओ क्लॉक तक होती है। तो 12-12 आवर्स की ड्यूटी होती है और जब अपने इंडिया में थे वो 6 आवर्स की ड्यूटी होती थी। तो जो हमारे यहाँ पे है यूके के अंदर ये है कि आपको एक हफ्ते में सिर्फ 37.5 आवर्स आपको काम करना है। तो टोटल मिला के सिर्फ आपको 3 दिन ड्यूटी करनी है, बाकी आपकी 4 दिन आपकी छुट्टी होती है। और जैसे हम लोग इंडिया के अंदर जब काम करते थे तो आपकी मॉर्निंग शिफ्ट का जो आपकी जो सैलरी थी, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट और नाइट शिफ्ट की सैलरी होती थी वो आपकी बराबर ही होती थी। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आपकी जो आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है इसके अंदर जो आपकी बेसिक सैलरी है वो होगी, जो आपकी नाइट शिफ्ट है उसके अंदर आपकी जो बेसिक सैलरी के ऊपर 30% एक्स्ट्रा आपको इनकम आपका इंक्रीमेंट मिलता है। वैसे ही अगर आप सैटरडे को ड्यूटी करते हैं तो आपको 30% आपको एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलता है और अगर आप संडे को एक्स्ट्रा काम अगर संडे को आप अगर ड्यूटी करते हैं तो आपको 60% इंक्रीमेंट मिलता है, ये होता है। तो काफ़ी चीज़ें इनके अंदर काफ़ी बदलाव होते हैं और आपकी सैलरी के अंदर टोटल मिला के काफ़ी सारे इंक्रीमेंट्स लग जाते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ, क्योंकि अगर आप एक वीक के अंदर आप नाइट्स भी करते हैं, आप वीकेंड्स भी करते हैं जिसमें सैटरडे और संडेज आते हैं और अगर कोई बैंक हॉलीडेज़ है, यहाँ पे जो बैंक हॉलीडेज़ होते हैं जो कि गवर्नमेंट की जो छुट्टियाँ होती हैं वो उसमें अगर आप काम करते हैं तो उसके अंदर भी आपको 60% एक्स्ट्रा आपकी सैलरी मिलती है। ये होता है वर्किंग आवर्स के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेक्टर्स के बारे में। तो जो अपना इंडिया है, इंडिया के अंदर टोटल मिला के 2 मेन सेक्टर हैं, एक प्राइवेट सेक्टर है और एक गवर्नमेंट सेक्टर है। जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसकी ज़्यादा सैलरी है और जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी काफ़ी कम सैलरी है अपने इंडिया के अंदर। वैसे ही यहाँ पे भी 2 सेक्टर हैं, एक प्राइवेट सेक्टर है और एक गवर्नमेंट सेक्टर है। गवर्नमेंट सेक्टर को हम लोग यहाँ पे एनएचएस बोलते हैं। जो यहाँ पे एनएचएस है उसकी सैलरी कम है और जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी सैलरी ज़्यादा है। पर जो एनएचएस में काम करने के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, जो कि मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एनएचएस में काम करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो काफ़ी अच्छी वाली वीडियो बनेगी वो। इसके अंदर अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी ये वाली। तो एक एनएचएस हो गया, एक हो गया अपना प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के अंदर केयर होम्स आते हैं, एजेंसीज आती हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स आते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो अगर आप एनएचएस में काम करते हैं तब भी आप अपने साथ में आप अपनी एजेंसी कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप एनएचएस में काम करते हैं तो जो आपकी इनिशियल जो आपका रेट ऑफ पेमेंट होता है वो होता है आपका 1 घंटे का आपको 12.5 पाउंड आपको मिलता है। अगर आप 1 घंटे काम करते हैं तो आपको 12.5 पाउंड आपको वो लोग देते हैं। तो आप एक हफ्ते में 37.5 आवर्स काम करते हैं तो उसको आप उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12.5 पाउंड से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा आपकी एक वीक की आपकी सैलरी कितनी है। तो अगर आप इंडियन करेंसी में देखें तो आपका 1 घंटे का आपको 1200 रुपये मिलते हैं। ये है आपकी एक वीक की सैलरी जो मैंने आपको बताई। उसको अगर आप मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेते हो आपकी आपकी मंथली सैलरी मिल जाती है। अगर साथ में अगर आप एजेंसी ड्यूटीज़ भी ज्वाइन कर लेते हैं तो एजेंसी ड्यूटी ज्वाइन करने का ये फ़ायदा होता है कि एजेंसी का जो रेट होता है वो काफ़ी हाई होता है। जैसे मैंने आपको एनएचएस में बताया कि अगर आपका जो बेसिक सैलरी है, जो बेसिक रेट है वो 12.5 है। वैसे ही एनएचएस सॉरी एजेंसी के अंदर अगर आप काम करते हैं तो आपका 25 पाउंड से लेके 50 पाउंड तक आपका वेरी करता है, तो काफ़ी हाई रेट पड़ जाता है। पर आप एनएचएस के साथ भी अपनी एजेंसीज ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप 3 दिन काम करते हैं एक वीक में, 4 दिन आपकी छुट्टी होती है, तो आप बाकी उन 4 दिन में आप कोई सी भी एक शिफ्ट या 2 शिफ्ट आप एजेंसी से ले सकते हैं और आप किसी हॉस्पिटल में जाके काम कर सकते हैं। तो आप एजेंसीज ज्वाइन कर सकते हैं। जो मैंने आपको रेट बताया है 12.5 पाउंड आपको बताया है मैंने 1 घंटे का, वो ही 12.5 पाउंड में 30% आप एक्स्ट्रा लगा लेंगे तो आपको आपका सैटरडे का है और अगर आप 30% एक्स्ट्रा लगाएंगे 12.5 में तो आपका नाइट का है। और अगर 12.5 पाउंड के अंदर अगर आप 60% और एक्स्ट्रा लगाते हैं तो आपके वीकेंड की सैलरी पड़ जाती है। तो काफ़ी अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे पड़ जाती है। और जो सैलरी की जो मैं वीडियो बनाऊंगा एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको मेरी पे स्लिप दिखाऊंगा, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि मेरे को एक मंथ में कितनी सैलरी मिलती है, बाकी सब एडिशनल चीज़ें करके, और मेरे को लास्ट में ग्रोस कितनी सैलरी पड़ती है। तो ये था सेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद आता है प्रोफेशनल ग्रोथ।
यहाँ पे आने के बाद एक चीज़ का तो ये पता चला है कि यहाँ पे प्रोफेशनल ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। अगर आप नर्सिंग में आते हैं तो आप एक स्टाफ नर्स बन के ही नहीं रहेंगे। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, अगर आपके पास एक चाह है अगर नर्सिंग में कुछ अच्छा करने की, तो यहाँ पे आप आके अपना प्रोफेशनल ग्रोथ काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आप स्पेशलिटी में जा सकते हैं, स्पेशलिटी नर्स बन सकते हैं। जैसे कि आप वैस्कुलर नर्स बन सकते हैं, आप हेपेटिक नर्स बन सकते हैं, आप पेन मैनेजमेंट नर्स बन सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जब यहाँ पे आएँगे आपको सब चीज़ें पता चलेंगी। आप काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं जो कि आप अडैप्ट कर सकते हैं और आप अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ को काफ़ी इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप ग्रो कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे यहाँ पे जो नर्सेज़ हैं, वो नर्सेज़ प्रैक्टिशनर्स हैं। नर्सेज़ प्रैक्टिशनर्स वो होते हैं जो खुद ही मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उनको डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद अपनी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं अपने पेशेंट को। वो भी आप यहाँ पे बन सकते हैं, ये भी एक स्कोप है नर्सिंग का। उसके बाद आप नर्स एंडोस्कोपिस्ट बन सकते हैं, जिसके अंदर जो एंडोस्कोपीज़ होती है वो नर्सेज़ करती हैं, जिनको आप नर्स एंडोस्कोपिस्ट बोलते हैं। उसके बाद आता है नर्स कंसल्टेंट, जो कि नर्सिंग कंसल्टेंट्स होते हैं, वो सब होते हैं। तो यहाँ पे नर्सिंग की काफ़ी अच्छी खासी खासी ग्रोथ है और हम लोग इस चीज़ों को भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये था आपका यहाँ पे प्रोफेशनल ग्रोथ। उसके बाद आता है, काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट्स आए थे कि यहाँ पे वर्कलोड कैसा है नर्सिंग के अंदर। यहाँ पे यूके के अंदर जब आप आते हैं तो वर्कलोड कैसा है। तो वर्कलोड का ऐसा है कि यहाँ पे बैंड 2 होते हैं, बैंड 3 होते हैं, बैंड 4 और बैंड 5। जो बैंड 5 होती हैं वो रजिस्टर्ड नर्सेज़ होते हैं, जो हम लोग हैं यहाँ पे फ़िलहाल। जो भी फ्रेश नर्सेज़ आती हैं वो बैंड 5 पे होती हैं। उसके बाद आती है बैंड 6, बैंड 7, बैंड 8A, बैंड 8B, बैंड 8C, D, E और बैंड 9। ये सब चीज़ें यहाँ पे आती हैं। तो जो बैंड 2 से लेके जो बैंड 4 तक होते हैं वो हेल्थ केयर असिस्टेंट होते हैं, जो कि नर्सेज़ के नीचे होते हैं, जो कि नर्सेज़ की मदद करते हैं। जैसे कि उसके अंदर फ्लेबोटोमी भी आती है। बैंड 4 होते हैं, फ्लेबोटोमिस्ट होते हैं जो कि आपके वार्ड में आके आपके पेशेंट का सैंपल लेते हैं आपके लिए। उसके बाद बैंड 3, बैंड 2 भी होते हैं, जो कि पेशेंट केयर में मदद करते हैं और सैनिटरी वर्क भी करते हैं हॉस्पिटल के लिए। ये सब चीज़ें होती हैं जो कि बैंड 2, 3, 4 तक काम करते हैं। जो बैंड 5 जो रजिस्टर्ड नर्सेज़ होती हैं, उनका जो सबसे मेन काम है वो होता है मेडिकेशन। जो मेडिकेशन में कोई एरर नहीं आना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन पूरे कंप्लीट होने चाहिए, ओरल मेडिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, आईवी मेडिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। ये सब चीज़ें काम है बैंड 5 नर्सेज़ का। बाकी सब काम है वो उनके लिए बैंड 2, बैंड 3, बैंड 4 वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। उसके बाद आती है बैंड 6 की बात। तो जैसे ही यहाँ पे लोग आते हैं और उनका सबसे मेन जो काम होता है वो होता है लीडरशिप कोर्स करने का। अगर आपके पास लीडरशिप का कोर्स का सर्टिफिकेट है तो आप बैंड 6 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बैंड 6 का मतलब होता है, जैसे अपने इंडिया में टीम लीडर्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पे बैंड 6 होते हैं, जो कि आपकी पूरी हेल्प करते हैं थ्रू आउट द शिफ्ट। आपकी वो पूरी हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है बैंड 7, जो कि आपका वार्ड मैनेजर होता है। जैसे अपने इंडिया के अंदर अ, अपने जो वार्ड इंचार्जेस होते हैं, वैसे ही यहाँ पे बैंड 7 होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे वार्ड मैनेजर बोलते हैं। उसके बाद आता है बैंड 8A, B, C, D, जो मैंने आपको बताया। वो काफ़ी सारी आगे पोस्ट्स हैं जो कि आगे इंक्रीज़ होती हैं। तो वर्कलोड इतना नहीं होता है जितना इंडिया के अंदर वर्कलोड था, क्योंकि इंडिया के अंदर नर्सिस को ही पेशेंट केयर करनी होती थी, मेडिकेशन करनी होती थी, सैंपल्स लेने होते थे पेशेंट्स के, मेडिकेशन ऑर्डर करना होता था, इन्वेंट्री ऑर्डर करना होता था, इन्वेंट्री चेक करना होता था, काफ़ी सारे काम होते थे। पर यहाँ पे हर किसी का एक स्पेसिफिक काम होता है, सॉरी, और उसी के हिसाब से यहाँ पे काम करना पड़ता है। जैसे कि हर एक वार्ड में एक फार्मासिस्ट होता है, जो कि पेशेंट पूरे वार्ड की जितनी भी मेडिसिन होती है उनके ऊपर नज़र रखता है। पेशेंट को कौन सी मेडिसिन कब देनी है, इन सब चीज़ों के ऊपर नज़र रखता है। उसके बाद कौन से पेशेंट के लिए कौन कौन सी मेडिसिन ऑर्डर करनी है, ये सब चीज़ें बताता है। जैसे ही पेशेंट डिस्चार्ज आता है तो इसमें ये नर्सिस का रोल नहीं होता है कि उनको मेडिसिन समझाए कि आपको डिस्चार्ज होने के बाद कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है। वो फार्मासिस्ट का काम होता है कि उनको कौन सी मेडिसिन लेनी है, कौन कौन सी मेडिकेशन पेशेंट को प्रोवाइड करनी है, ये सब चीज़ें फार्मासिस्ट बताता है। वैसे ही वार्ड के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, डाइटिशियन होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, तो बाकी पूरी टीम होती है। यहाँ पे एक प्रोफेशनल वैल्यू काफ़ी अच्छी होती है, नर्स की प्रोफेशनल रिस्पेक्ट काफ़ी अच्छी होती है। तो और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है यहाँ पे, जैसे अपने इंडिया के अंदर आप जब जाते हैं तो डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको ये करना है, वो करना है। यहाँ पे डॉक्टर और नर्स का इंटरेक्शन काफ़ी कम होता है। डॉक्टर्स अपना नोट्स लिखते हैं और नर्सेज फॉलो करती हैं, बस इतना ही उनका इंटरेक्शन होता है। इतना ज़्यादा यहाँ पे ऑर्डर वाला कुछ भी नहीं है। बाकी प्रोफेशनल डिग्निटी और रिस्पेक्ट पूरी आपको दी जाएगी और आप एक टीम का पार्ट हैं। आपको ये फ़ील कराया जाएगा कि आप एक टीम का वाइटल पार्ट हैं। उसके बाद आता है इक्विपमेंट्स के बारे में। इक्विपमेंट काफ़ी एडवांस इक्विपमेंट हैं यहाँ पे, तो आपको अपने वर्क प्लेस में काफ़ी आसानी हो जाएगी। अगर आप पेशेंट को लिफ्ट करते हैं बेड से, तो इन सब चीज़ों के अंदर आपका बैंड 2, बैंड 3, बैंड 4 ये आपकी मदद करते हैं। बाकी होइस्ट मशीन होती है यहाँ पे, तो आपके ऊपर कोई स्ट्रेन नहीं आएगा, कोई मस्कुलर
स्ट्रेन नहीं आएगा। तो इस अब और नर्स की जो आपका फिजिकल हेल्थ है उसके ऊपर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। उसके लिए एक अलग से क्लास होती है जिसको यहाँ पे बोलते हैं मूविंग एंड हैंडलिंग क्लास। तो आपको कैसे पेशेंट को मूव करना है, अगर पेशेंट को अगर आपको इमरजेंसी मूव करना हुआ तो कैसे उसको मूव करना है, आपको कितने % आपको रिस्क लेना चाहिए, अगर रिस्क वर्थ है या नहीं है वर्थ रिस्क लेना, ये सब चीज़ें आपको एक क्लास के थ्रू बताया जाएगा। तो जब आप यहाँ पे आते हैं, आप बैंड 5 नर्स बनते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि आपके डिफरेंट क्लासेस लगती हैं। अगर आपको आईवी मेडिसिन देनी है तो आईवी मेडिसिन के लिए आपकी अलग से क्लास लगेगी, पहले आपकी ट्रेनिंग होगी, उसी के बाद आप आईवी मेडिसिन दे सकते हैं। अगर आपको ओरल मेडिसिन देनी है तो उसकी अलग से क्लास लगेगी, उस क्लास को आप क्लियर करेंगे, उसके बाद ही आप ओरल मेडिसिन दे सकते हैं। तो ऐसे करके जो भी IALS, BALS, ALS जितनी भी सारी क्लासेस होती हैं वो सारी क्लासेस लगती हैं, और उसके बाद ही आप वो सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे उनको बोलते हैं कॉम्पिटेंसीज। जब आपकी सारी कॉम्पिटेंसीज गेन हो जाएंगी, उसी के बाद आप यहाँ पे कॉम्पिटेंट होंगे ये सब काम करने के लिए। तो सब क्लासेस मिलने के बाद चांसेस ये रहते हैं कि एरर होने के कोई भी चांसेस नहीं रहते हैं, सब चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। अब हम लोग बात करते हैं अपने एनुअल लीव्स के बारे में, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। जब आप काम करते हैं तो आपको रेस्ट की भी काफ़ी ज़रूरत होती है। तो जैसे कि हम लोग इंडिया में जब थे, तो इंडिया के अंदर आपका सिक लीव होती थी, आपकी अर्न लीव होती थी, वैसे ही यहाँ पे आपकी एनुअल लीव्स होती हैं, जो कि टोटल मिला के 280 आवर्स होती हैं। अगर आप एक वीक में 37.5 आवर्स काम करते हैं, अगर वैसे आप कैलकुलेट करें तो टोटल मिला के आपकी 7.5 से 8 हफ्ते की आपकी एक साल में छुट्टी होती है, जो कि लगभग 2 महीने के लगभग होती है। ये था आपका एनुअल लीव्स के बारे में। बाकी आती है सिक लीव के बारे में। सिक लीव ऐसा होता है कि आप 1 दिन से लेके 6 दिन तक आप सिक लीव ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको कोई जीपी का प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए होता है। जो जीपी होते हैं वो यहाँ पे आपके डॉक्टर्स होते हैं, उसके अंदर आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए होता है, आप छुट्टी ले सकते हैं। 6 दिन के बाद अगर आप छुट्टी लेते हैं, 7, 8, 9, 10 दिन चाहिए, तो आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके अंदर आप प्रिस्क्रिप्शन दिखाएँगे और आपको छुट्टी मिल जाएगी। उसके बाद 6 महीने तक आप वो लीव ले सकते हैं। 6 महीने तक आपको फुल सैलरी मिलेगी, आपका कोई सैलरी डिडक्शन नहीं होगा, आप 6 महीने तक लीव ले सकते हैं, आपकी सिकनेस लीव। 6 महीने के बाद अगर आप लीव लेते हैं तो आपको हाफ सैलरी मिलेगी, आपका फिर वहाँ पे 50% आपको सैलरी डिडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होता है यहाँ पे लीव के बारे में। और जो आपकी सिक लीव्स हैं वो आपके एनुअल लीव में से डिडक्ट नहीं होगी, वो अलग हैं, और आपकी जो एनुअल लीव्स हैं वो अलग हैं। तो मेरे हिसाब से तो इंडिया और यूके की नर्सिंग में काफ़ी सारा डिफरेंस था, जो कि मैंने आपको बता दिया। आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना डिफरेंस है। पूरे दिन और रात का आपको यहाँ पे डिफरेंस आपको महसूस हो जाएगा कि जो कि आपके नर्सिंग में था, इंडिया और यूके की नर्सिंग में है। तो धन्यवाद, आपने हमें इतना टाइम दिया। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं अगली वाली वीडियो के अंदर।